30 अगस्त 1916 एक आदमी किनारे पर खड़ा होकर अपने साथियों को गिन रहा था, जिन्हें वो 4 महीने पहले एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ आया था। 1, 2, 5, 10 से 20, 22 सब के सब जिंदा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वे कैसे बचे। सवाल ये है, आखिर इन 28 लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें 2 साल तक धरती के सबसे खतरनाक कोने अंटार्कटिका में फंसा दिया। और क्या था उस आदमी में जिसने एक एक को बचा लिया, जबकि उसका खुद का सपना बर्फ की कब्र में दफन हो चुका था। इन 28 लोगों का जहाज दुनिया की सबसे सुनसान और ठंडी जगह पर टूट गया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ना कोई इंसान ना कोई मदद। और फिर उन 28 लोगों को एक तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर पूरे 634 दिन गुजारने पड़े, लगभग 2 साल। भूख, -30 डिग्री की ठंड, टूटती हुई बर्फ, तूफानी समुद्र, बीमार साथी और हर पल मौत का डर। फिर भी एक भी आदमी नहीं मरा। यह इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी। इस चमत्कार के पीछे था एक आदमी, अर्नेस्ट शेकल्टन। अर्नेस्ट शेकल्टन को बचपन से ही किताबों से ज्यादा समुद्र पसंद था। मात्र 16 साल की उम्र में जहाज पर काम करने लगा। धीरे धीरे ये एक अच्छा नाविक बन गया, लेकिन उसके मन में एक सपना था, दुनिया के आखिरी कोने तक जाना, यानी अंटार्कटिका। 1901 में वह पहली बार वहां गया, फिर 1907 में गया। दोनों बार ही साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और तय कर लिया, अब मैं अंटार्कटिका को पार करके दिखाऊंगा, पूरा महाद्वीप पैदल, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। साल था 1914। दुनिया में पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हर जगह लड़ाई, मौत, डर। लेकिन शेकल्टन का दिमाग कहीं और था। वह अपनी सबसे बड़ी यात्रा की तैयारी कर रहा था। उसने अखबार में एक विज्ञापन दिया, खतरनाक यात्रा के लिए आदमी चाहिए, बहुत ठंड होगी, महीनों तक अंधेरा रहेगा, पैसा कम मिलेगा, जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं। इस एड को देखकर 5000 से ज्यादा लोग तैयार हो गए। शेकल्टन ने उनमें से 27 लोगों को चुना, जिनमें डॉक्टर, नाविक, मैकेनिक, फोटोग्राफर। फिर उसने एक जहाज खरीदा, नाम रखा एंड्योरेंस, मतलब सहन शक्ति। यह जहाज खास बर्फ के लिए बना था, मजबूत लकड़ी से। साथ में उन्होंने 50 कुत्ते भी लिए। कुत्ते क्यों लिए वो आगे पता चलेगा। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस इंग्लैंड से निकला। पहले दक्षिणी अमेरिका पहुंचा, फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचा। यहाँ आखिरी इंसानी बस्ती थी। यहाँ के पुराने नाविकों ने वार्निंग दी, इस साल बर्फ बहुत ज्यादा है, मत जाओ। लेकिन शेकल्टन नहीं माना। 5 दिसंबर 1914 को उसने एंट्री की वेंडेल सी में। यहीं से परेशानियां शुरू हो गई। जनवरी आते आते चारों तरफ बर्फ फैल गई। 18 जनवरी 1915 को एंड्योरेंस पूरी तरह जाम हो गया। जहाज हिल ही नहीं रहा था। इंजन को पूरी स्पीड पर चलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। आसपास से बर्फ काटने की कोशिश की, वो भी बेकार रही। अब जहाज जिस बर्फ के टुकड़े पर फंसी थी वो बहने लगा। उनके कंट्रोल में अब कुछ नहीं था। समुद्र जहाँ ले जाए वहीं जाना था। पूरे 9 महीने, जनवरी से अक्टूबर 1915 तक, वे इसी टुकड़े पर फंसे रहे। चारों तरफ सफेद बर्फ। इन 27 लोगों का लीडर शेकल्टन जानता था, अगर ये लोग मानसिक रूप से टूट गए तो सब मारे जाएंगे। इसलिए उसने रोज का टाइम टेबल बनाया। सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम, उन्हें कुछ सोचने का मौका ही मत दो। फोटोग्राफर फ्रेंस हरले रोज फोटो लेता। अब धीरे धीरे बर्फ का प्रेशर जहाज को दबाने लगा। जहाज की दीवारें टूटने लगी। 24 अक्टूबर 1915 को पानी अंदर आने लगा। 27 अक्टूबर को शेकल्टन बोला, जहाज छोड़ दो, जरूरी सामान निकाल लो। अब वो बेघर हो गए थे। 21 नवंबर 1915, उस दिन सब चुप थे। उनकी आंखों के सामने उनका जहाज एंड्योरेंस धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। वही जहाज जो उनका घर था, उनकी सुरक्षा था, उनकी आखिरी उम्मीद था, अब वह खत्म हो चुका था। उनके सामने सिर्फ एक सच्चाई थी, अब हम अंटार्कटिका की बर्फ पर अकेले फंस चुके। कोई मदद नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई कब्र नहीं, सिर्फ मौत। जहाज डूबने के बाद शेकल्टन ने तुरंत फैसला लिया, यहीं रुकेंगे, पहले खुद को बचाएंगे। उन्होंने एक बड़े बर्फ के टुकड़े पर कैंप लगाया। इस कैंप का नाम रखा ओशियन कैंप। यहाँ ठंड थी, -30 डिग्री। लोगों के बाल और दाढ़ी में बर्फ जम जाती, कपड़े गीले रहते, इसलिए सोना बहुत मुश्किल होता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाना। उनके पास सिर्फ कुछ महीनों का ही राशन था, बिस्कुट, सूखा मीट। लेकिन 28 लोगों के लिए यह बहुत कम था। जल्दी सब कुछ खत्म होने लगा। वो अपने साथ में 50 कुत्ते लाए थे, जो बर्फ में स्लेज खींचते थे। अब मजबूरी में उनके बच्चों को मारना पड़ा। कभी दिख जाते तो सील और पेंगुइन भी मारकर खाना पड़ा। ये सब करना उनके लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन अगर वो ये नहीं करते तो सब मारे जाते। शेकल्टन रोज सबको हंसाता, मजाक करता और कहता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में उसे खुद नहीं पता था कि आगे क्या होगा, हम कब तक जिंदा रहेंगे। नवंबर 1915 से मार्च 1916 तक लगभग 5 महीने वे ओशियन कैंप में ही फंसे रहे। अब गर्मियों से बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी, पानी ऊपर आने लगा। उनका यहाँ रहना खतरनाक हो गया। मार्च 1916 में शेकल्टन ने दूसरे बर्फ के टुकड़े पर कैंप लगाया, नाम रखा पेशेंस कैंप। यहाँ हालात और भी खराब हो गए, कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। अप्रैल 1916 में तेज गर्मियों के कारण बर्फ तेजी से टूटने लगी। अगर कभी उनकी कैंप वाला बर्फ का टुकड़ा टूटा तो सब ठंडे पानी में गिर जाते और मारे जाते। अब कोई दूसरा फैसला लेना जरूरी था। 13 अप्रैल 1916 शेकल्टन ने सबको बुलाया और कहा, अब यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है, किसी आइलैंड पर जाना होगा। उनके पास 3 छोटी नावें थी। 15 अप्रैल 1916 सब लोग नावों में बैठकर समुद्र में उतर गए।
अब शुरू हुआ असली दर्द, ऊंची लहरें, तेज तूफान, ठंडा पानी। 17 अप्रैल 1916 आखिरकार उन्हें जमीन दिखी, एलिफेंट आइलैंड। 497 दिनों बाद उन्होंने जमीन पर पैर रखा। कुछ लोगों ने सोचा हम बच गए, लेकिन असली सच्चाई, यह आइलैंड बिल्कुल खाली था। कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं, मतलब यहाँ मरना तय था। अब शेकल्टन समझ गया, अगर मदद नहीं आई तो सब खत्म। उसने कहा मैं खुद मदद लाऊंगा। शेकल्टन ने अपने साथ लिए 5 लोगों को और 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर ही रुक गए। लेकिन वहां रुकना मतलब धीरे धीरे मौत का इंतजार करना था। शेकल्टन को जाना था साउथ जॉर्जिया द्वीप पर। डिस्टेंस लगभग 1300 किलोमीटर। रास्ता ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र। यह वही समुद्र है जहाँ 10 से 12 मीटर ऊंची लहरें आम बात है। इस रास्ते पर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जहाजें भी जाने से डरती है। और वे जा रहे थे एक छोटी सी 22 फीट लंबी नाव में। शेकल्टन ने जाते समय कहा मैं वापस आऊंगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि ये वादा सच होगा या नहीं। 24 अप्रैल से 10 मई 1916 तक पूरे 17 दिन यह सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। लहरें 10-12 मीटर ऊंची उठती, नाव ऊपर जाती फिर नीचे गिरती। ऐसा लगता जैसे किसी पहाड़ से गिर रहे हो। इस नाव में नींद लगभग नहीं, खाना बहुत कम, नेविगेशन सिर्फ सूरज दिखे तो डायरेक्शन पता चलती, लेकिन ज्यादातर दिन आसमान बादलों से ढका रहता। मतलब वे लगभग अंदाजे से चल रहे थे। अगर वे सिर्फ 1-2 डिग्री भी गलत दिशा में चले जाते तो साउथ जॉर्जिया चूक जाते और फिर वो सीधा अटलांटिक ओशन में खो जाते। इसलिए उनकी टीम में आदमी था फ्रेंच वर्सले। इसको जब भी 20-30 सेकंड के लिए सूरज दिखता हुआ तुरंत दिशा नाप लेता। यही आदमी उनकी जान बचाने वाला और सही जगह पहुंचाने वाला साबित हुआ। 10 मई 1916 आखिरकार उन्हें साउथ जॉर्जिया दिखा। सब कुछ हुए, लेकिन असली शौक तब लगा जब उन्हें पता चला वे गलत किनारे पर पहुंच गए। यह बिल्कुल सुनसान इलाका है। वे जहां पहुंचे वहां कोई इंसान नहीं रहता था। मदद करने वाले दूसरी तरफ थे। बीच में थे 4000 फुट ऊंचे बर्फीले पहाड़, और इन पहाड़ों का कोई नक्शा नहीं था इन लोगों के पास। शेकल्टन ने फैसला किया 3 लोग ही पहाड़ पार करेंगे। बाकी 3 लोगों को इसी जगह पर एक छोटी झोपड़ी बनाकर वहीं छोड़ दिया, क्योंकि ये 3 लोग चलने की हालत में नहीं थे। अगर इनको साथ लेकर पहाड़ चढ़ते तो ये बीच में ही मर जाते। अब 3 लोग 19 मई 1916 की रात शेकल्टन और उनके साथ 2 लोग निकल पड़े। उनके पास कोई टेंट नहीं, कोई स्लीपिंग बैग नहीं, कोई नक्शा नहीं। अगर वे रुकते तो ठंड से जमकर मर जाते, इसलिए उन्होंने फैसला किया रुकना नहीं है। 19 मई की रात लगभग 10 बजे निकले, क्योंकि रात को बर्फ की परत ऊपर से ज्यादा सख्त होती है, जिससे फिसलने का खतरा बहुत कम। 19 मई की पूरी रात चले, फिर 20 मई को पूरे दिन चले। फिर 36 घंटे बाद 20 मई की रात को उन्हें लोग काम करते दिखे। वे नीचे उतरे, फटे कपड़े, लंबी दाढ़ी, कमजोर शरीर। लोगों ने पूछा तुम कौन हो? शेकल्टन ने कहा मेरा नाम शेकल्टन है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर लोगों ने पहचान लिया। 2 साल पहले यही आदमी यहीं से गया था। सबको लगा था ये मर चुका है। अब शेकल्टन का 3 लोग और एलिफेंट आइलैंड पर 22 लोग इंतजार कर रहे थे। शेकल्टन ने तुरंत एक मोटर बोट ली और साथ में कुछ मजदूरों को भी लिए। दवाई, कंबल, कुछ खाने के लिए भी ले लिए थे, और पहुंच गया उन 3 लोगों के पास। उन्हें बचा लिया। इन तीनों को वही छोड़ा जहाँ से इसने मोटर बोट ली थी। अब ये एलिफेंट आइलैंड की तरफ निकला उन 22 लोगों को बचाने के लिए, लेकिन इसकी बोट कमजोर थी, बर्फ में चलने लायक नहीं थी, इसलिए 3 बार रास्ते के बीच से ही वापस लौटा। आखिरकार चिली देश की नेवी ने मदद की। नेवी ने इसे एक छोटा जहाज दिया। 30 अगस्त 1916 शेकल्टन एलिफेंट आइलैंड पहुंचा। वह दूर से चिल्लाया क्या सब ठीक है? उधर से जवाब आया हाँ हम सब ठीक है। शेकल्टन ने गिनती की 1, 2, 10, 20, 22 सब जिंदा, एक भी नहीं मरा। 634 दिन जहाज डूब गया। भूख, तूफान, समुद्र, बर्फ, लेकिन एक भी आदमी नहीं खोया। मिशन फेल हुआ। वे अंटार्कटिका पार नहीं कर पाए, लेकिन इतिहास ने उसे असफल नहीं माना, क्योंकि 28 लोग गए थे। 634 दिन बाद 28 लोग ही वापस लौटे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।